गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी चल रही होगी। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से मुझे बताएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का सेशन जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के आगे। मॉनेटरी पॉलिसी के आगे, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी के आगे, है ना। तो चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं। चलिए, कल हमने बैंक रेट और रेपो रेट को देखा और हमने समझा कि बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है। इसे हमने बढ़िया तरीके से देख लिया। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को और आगे बात करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब रेडी होंगे आज के ज्ञान के लिए और जल्दी से जाइए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुनने और समझने और सीखने का एक प्रयास करना है। चलिए दोस्तों, तो हम कल की क्लास में बात कर रहे थे बैंक रेट और रेपो रेट की। बैंक रेट और रेपो रेट में हम लोगों ने बातें देखी तमाम सारी। कल हम लोगों ने पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, विनिमय का बिल। कल हम लोगों ने पढ़ा ट्रेजरी बिल किसे कहते हैं, एनडीटीएल किसे कहते हैं। कल की क्लास क्या मैं मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है? एवरीथिंग इज ओके? जल्दी से मुझे बता दो सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए, नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कल बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझा। देन हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कहा शॉर्ट टर्म तो ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म तो गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा। फिर हम लोगों ने बात करी ट्रेजरी बिल क्या होता है, हमने बात करी बैंक में कितने प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, हमने बात करी एनडीटीएल क्या होता है, हमने बात करी बैंक रेट क्या है, हमने बात करी रेपो रेट क्या है। ये तमाम सारी बातें कल की हमारी क्लास में हुई हैं। आज हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, जो हमारा नेक्स्ट शब्द है दोस्तों, आज जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। नाउ द नेक्स्ट एंड टुडेस टर्म इज मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हिंदी में कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर। जरा देखते हैं कि एमएसएफ क्या होता है और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी किसे कहते हैं। चलिए, आ दोस्तों अब आपस में बातें नहीं और बिल्कुल एक भी टॉक नहीं, सिर्फ आप लोग मुझे सुनेंगे। आपस में बात करेंगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। चलिए, एमएसएफ की बात करें तो एमएसएफ क्या होता है जरा ध्यान से समझना। देखो जी, जब हमने बात करी बैंक रेट की, बैंक दर की, तो बैंक दर क्या होता है? बैंक दर का मतलब होता है कि जब हम आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, दीर्घकालीन ऋण लेते हैं। जब हमने बात करी रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या होता है? जब हम आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। अब ये एमएसएफ क्या है? तो एमएसएफ में बस पहला पॉइंट जो याद रखना है, इसमें क्या है कि मान लो यहां पर आरबीआई है कल की तरह फिर से, और यहां पर बैंक है, राइट। अब बैंक को आज फिर पैसे की जरूरत पड़ी, आज फिर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी, तो बैंक पहुंच गई आरबीआई के पास और बैंक ने आरबीआई से कहा कि आज फिर मुझे पैसा चाहिए है। लेकिन आरबीआई ने कहा कितना, नहीं आरबीआई ने कहा कैसा। तो अगर बैंक को आरबीआई ओवरनाइट लोन दे, ओवरनाइट लोन, एक रात्रि परिणत, एक रात्रि परिणत, ओवरनाइट एक रात के लिए लोन दे दोस्तों,
इस रेट को कहते हैं हम एमएसएफ, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है? तो एमएसएफ रेट का मतलब है कि जब बैंक आरबीआई से सिर्फ एक रात के लिए ओवरनाइट रेट पर लोन लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं एमएसएफ, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। और दोस्तों रेपो रेट की तरह ही एमएसएफ में भी बैंक को आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। दोस्तों यहां पर बैंक आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है, और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियां देता है तो इसके स्थान पर बैंक आरबीआई को एक रात के लिए ऋण देती है। तो इसके बदले ये सरकारी प्रतिभूति देते हैं और सरकारी प्रतिभूति के बदले एक रात के लिए लोन मिल जाता है। दोस्तों एमएसएफ जो है, एमएसएफ भारतीय इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में इंट्रोड्यूस होता है इन 2011। 2011 से पहले हमारे भारत में एमएसएफ नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जैसे हमने रेपो रेट में बात करी थी कि बैंक आरबीआई से बताइए अपने एनडीटीएल का कितने % तक ले सकती है, जल्दी से कमेंट करिए। रेपो रेट में जब बैंक को आरबीआई से लोन लेना हो तो बैंक कितने % तक का लोन ले सकती है अपने एनडीटीएल का? एनडीटीएल का मैक्सिमम बैंक रेट, रेपो रेट में कितना लोन बैंक ले सकती हैं? टोटल कितना लोन ले सकती हैं, जल्दी से बताइए। अगर हम एमएसएफ की बात करें, शाबाश, शिव प्रकाश ने सबसे पहला जवाब दिया और राहुल ने दिया, दैट इज 1%। इसी तरह से एनडीटीएल, एमएसएफ में बैंक अपने एनडीटीएल का 2% ऑफ एनडीटीएल बोरो कर सकती हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपने एनडीटीएल का 2% तक एमएसएफ में बोरो कर सकती हैं। तो एमएसएफ में बैंक को कितना अलाउड है? तो अपने एनडीटीएल का 2% तक बैंक को अलाउड है। और साथ में आरबीआई ने कहा कि आप जो लोन लोगे वो 1 करोड़ एंड इट्स मल्टीपल्स में लोगे। कहा कि आप 1 करोड़ और उसके गुणांक में लोगे, मल्टीपल्स, गुणांक, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। अगर किसी बैंक को मान लो 3.5 करोड़ रुपए चाहिए हो तो नहीं मिलेगा, या तो 3 करोड़ मिलेगा या तो सीधा 5 करोड़ मिलेगा, 4 करोड़ मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द एनडीटीएल। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो एनडीटीएल है, ओह एमएसएफ, अब जल्दी से मुझे बताइए एमएसएफ के बारे में एक बात और, कि यहां पर बैंक, अब कॉमन सेंस से आप पॉइंट बताएंगे कि यहां पर बैंक आरबीआई के पास पहुंची और अचानक से दरवाजे खटखटाए। ध्यान से सुनेंगे, पहले एक स्टेटमेंट समझो मेरा। आरबीआई का एक फीचर, आरबीआई का एक फंक्शन है, आरबीआई का एक कार्य है जिसे कहते हैं लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई का एक कार्य है, एक फंक्शन है जिसे कहते हैं लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। मेरे साथ नहीं लिखना है, मैं अलग से लिखवाऊंगा। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट हिंदी में कहते हैं अंतिम ऋणदाता के रूप में। जो आरबीआई है वो लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का काम करती है, अंतिम ऋणदाता के रूप में। इसका मतलब समझो कि जब किसी बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तो आरबीआई के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेंडर, लोन देने वाला, टू द लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब बैंक के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो आखिरी दरवाजा हमेशा आरबीआई का ओपन है। इसे कहते हैं लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। दोस्तों जब बैंक क्या करती है, पहले बैंक कोशिश करती है कि उसे किसी दूसरी बैंक से लोन मिल जाए। जैसे एसबीआई को लोन चाहिए, पहले वो पीएनबी के पास जाएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएगी, दोस्तों एचडीएफसी के पास जा सकती है, आईसीआईसीआई के पास जा सकती है। जब बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिला तब सीधा आरबीआई के पास पहुंचेगी, कहेगी आरबीआई मेरी मदद करो और मुझे एक रात के लिए लोन दे दो। अगर बैंक मान लो अचानक से एक रात के लिए बैंक आरबीआई के पास पहुंची और कहा कि मुझे एक रात के लिए लोन दे दो, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या आरबीआई ज्यादा रेट लगाएगी या कम? जल्दी से कमेंट करके, क्या आरबीआई ज्यादा रेट लगाएगी या कम? ना,
अगर मान लो बैंक एक रात के लिए मांगती है आरबीआई से, तो आरबीआई उसे बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी या कम? दोस्तों, बैंक ने कहा कि बहुत इमरजेंसी है, बस एक रात के लिए लोन दे दो। सब लोग कह रहे हैं अधिक, ज्यादा, मैक्सिमम। तो दोस्तों, इसका मतलब हमेशा याद रखना कि जो एमएसएफ होता है वो ऑलवेज मोर देन रेपो रेट, ऑलवेज मोर देन रेपो रेट। ये हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है, ऑलवेज मोर देन रेपो रेट। यह हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है, हमेशा रेपो दर से अधिक होता है, रेपो दर से अधिक होता है। दोस्तों, एक बढ़िया पॉइंट और मिल गया कि यह हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है। और दोस्तों, आरबीआई कहता है, जरा ध्यान से समझना, कि 2011 से ही, 2011 से यह जो रेप एमएसएफ है, या मैं यहाँ यह कंफ्यूज क्यों करूं, 2011 से एमएसएफ इज इक्वल टू बैंक रेट। 2011 से जो एमएसएफ है वो हमेशा बैंक रेट के बराबर होता है। तो कल दोस्तों रेपो रेट की हम बात कर रहे थे, तो रेपो रेट वर्तमान में चल रहा है 6.50%। और दोस्तों, बैंक रेट मैंने बताया था 6.75, तो एमएसएफ भी कितना है, 6.75%। हर 2 महीने में ये चेंज हो जाते हैं, तो करंटली इट इज 6.75%। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द बैंक रेट, रेपो रेट एंड एमएसएफ। जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है कि हमने रेपो रेट को पूरा लिख तो लिया था, रेपो रेट को पूरा लिख तो लिया था। अगर यस, तो जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एमएसएफ, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और ये आज का हमारा तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा टर्म है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का तीसरा टर्म है एमएसएफ, राइट? यस सर, सब लोग कह रहे हैं यस सर। तो हेडिंग डालिए जल्दी से और लिखिए, मार्जिन नंबर 3, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, स्थायी जमा सुविधा दर, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, हेडिंग डालिए एमएसएफ रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। पहला पॉइंट, इट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स overnight loan. It is the rate at which RBI provides overnight loan to all the commercial banks. यह वह दर है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को, सभी वाणिज्यिक बैंकों को, सभी वाणिज्यिक बैंकों को एक रात के लिए, कहते हैं एक रात्रि पर्यनत, एक रात के लिए, ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिए ओवरनाइट, एक रात के लिए ओवरनाइट ऋण देती है। एक रात के लिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए ओवरनाइट ऋण देती है। एक रात के लिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए ओवरनाइट ऋण देती है, ओवरनाइट लोन, एक रात के लिए ऋण देती है, ओवरनाइट लोन, ओवरनाइट लोन। नेक्स्ट पॉइंट, इसे 2011 में प्रारंभ किया गया। इट स्टार्टेड इन, यस, अभी बेबी एकदम परफेक्ट है, और परफेक्ट क्या मतलब, ठीक है, थोड़ा उसकी जो नाक सुड़ुड़ सुड़ुड़ हो रही थी वो थोड़ी कम हो गई है ना, ठीक है, फीवर खत्म हो गया उसका। इट इंट्रोड्यूस्ड इन 2011। यह, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, आप लोगों ने इतना अपना लगाव दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत ऊंचाइयां छुए आप सभी लोग। नाउ इट स्टार्टेड इन 2011। नेक्स्ट लिख लीजिए, इट कैन बी अप टू, इट कैन बी अप टू 2% of banks NDTL. It can be up to 2% of banks NDTL.
यह बैंक के एनडीटीएल का अधिकतम 2% होता है। यह बैंक के एनडीटीएल का अधिकतम 2% होता है। एंड एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹1 करोड़, एवं 1 करोड़, एवं 1 करोड़ के गुणांक में। एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹1 करोड़, 1 करोड़ के गुणांक में। दोस्तों नीचे आप लोग ये बनाइए, जल्दी से ये बनाइए। यहाँ पे लिखिए आरबीआई ओवरनाइट लोन, एक रात के लिए ऋण, और यहाँ पे लिखिए सरकारी प्रतिभूतियां। रेपो रेट की तरह यहाँ भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज देनी होंगी, सरकारी प्रतिभूतियां देनी होंगी। जल्दी करिए दोस्तों। ओवरनाइट लोन, यहाँ पे एक रात के लिए, हाँ सरकारी प्रतिभूतियां। चलिए नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट लिख लीजिए दोस्तों नोट। नेक्स्ट लिख लीजिए नोट। नोट, पहला पॉइंट नोट में 2011 से एमएसएफ, 2011 से एमएसएफ बैंक रेट के समान होता है। 2011 से एमएसएफ बैंक दर के समान होता है। फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स एमएसएफ इज इक्वल टू बैंक रेट। एमएसएफ इज इक्वल टू बैंक रेट। ओके, जय हिंद जी बताते हैं, इन्होंने पूछा बैंक लोन क्यों लेती है, आइए बताते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट लिख लीजिए, यह हमेशा रेपो दर से अधिक होता है। यह हमेशा रेपो दर से अधिक होता है। सर प्लीज बता दीजिए, बैंक रेट और रेपो रेट का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं समझ आया। देखो शॉर्ट टर्म का मतलब है रेपो रेट होता है या तो 3 दिन के लिए, या 7 दिन के लिए, या 14 दिन के लिए, या 28 दिन के लिए। ये है रेपो रेट, 7 दिन, 14 दिन, 3 दिन, 28 दिन। अगर मान लो 28 दिन से ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म, और 14 या 28 दिन से कम हो तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म। राइट नाउ देखो, अब एक सवाल आया कि शिवम कुमार कह रहे हैं सर एक रात के लिए ऋण क्यों लेती है, या बैंक ऋण क्यों लेती है एमएसएफ पर, जो ऊपर जय हिंद का सवाल था। तो जरा वो समझ लो आप लोग। देखो दोस्तों, मान लो किसी बैंक के पास, देखो एक जरा यहाँ से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। मान लो किसी बैंक के पास किसी एक फर्म के, कंपनी के या बिजनेसमैन के कई करोड़ रुपए जमा है। ध्यान सुनेंगे, कई करोड़ रुपए जमा है। अब दोस्तों जब फर्म के या किसी बिजनेस के कई करोड़ रुपए जब जमा हैं, और मान लो वो बिजनेसमैन या वो कंपनी का मालिक अचानक से एक सवेरे सवेरे बैंक में पहुंच गया, और बैंक से कहा बैंक बैंक एक काम करो, बैंक बैंक एक काम करो, 5 करोड़ रुपए मेरे निकाल के मुझे दे दो। अब एक बात बताइए थोड़ा दिमाग लगा के, क्या बैंक हमेशा 5 करोड़ रुपए इतना बड़ा अमाउंट अपने पास रखे रहेगा? लगाइए दिमाग। क्या बैंक इतना बड़ा अमाउंट 5 लाख रुपए हमेशा अपने पास रखे रहेगा क्या? अगर मान लो बैंक इतना बड़ा अमाउंट अपने पास हमेशा रख के रखता है, तो बैंक फिर बाजार में इन्वेस्ट क्या करेगा? भाई बैंक का धंधा पानी कैसे चलता है? बैंक का धंधा पानी चलता है, लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। इंट्रोडक्शन की क्लास याद करो। बैंक बैंक में पैसे जमा करते हैं, और जब बैंक में पब्लिक पैसे जमा करती है, तो पब्लिक जब बैंक में पैसा जमा करेगी तो उस पैसे को बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है, किसी को लोन दे देती है। अब दोस्तों मान लो अचानक से एक बंदा सवेरे सवेरे बैंक में दस्तक देता है और कहता है लाइए मेरे 5 करोड़ रुपए दीजिए। तो भाई साहब बैंक क्या ही की बैठी है, भाई साहब बताइए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ठंडा गर्म?
इतने में बैंक का कर्मचारी, बैंक का अधिकारी दूसरी बैंक से कांटेक्ट करता है और कहता है लाइए, क्या 5 करोड़ रुपए आपके पास पड़ा है? तो वो कहती नहीं जी, सिर्फ 1 करोड़ है। 1 करोड़ उठा लिया। फिर बैंक कहती है, दूसरी बैंक से कांटेक्ट करती है, क्या जी आपके पास 4 करोड़ रुपए हैं? वो कहती नहीं जी, हमारे पास तो सिर्फ 2 करोड़ है। चलो 2 करोड़ उठा लिया। अब वो तीसरी, चौथी, पांचवी बैंकों के पास जाती है और उसे पैसा नहीं मिलता है, तो वह पहुंच जाएगी आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। तो भाई पहुंच गई आरबीआई के पास, कहा आरबीआई, आरबीआई 5 करोड़ रुपए देने हैं एक बंदे को, 3 करोड़ की जुगाड़ हो गई, 2 करोड़ तुम दे दो। दिस इज कॉल्ड एमएसएफ। बोलो जय हिंद दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एमएसएफ। समझ गए आप लोग एमएसएफ, राइट ना? अब दोस्तों आगे चलते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, राइट। तो जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ओके, पीके। तो चलिए आप लोग जरा ध्यान समझिएगा। देखिए कितने बच्चे, अच्छे बच्चे हैं मेरे। लाइक एक पीके है कोई, उसने डॉक्टर के नाम भी बता दिए, कहा नॉर्थ दिल्ली में एक बार दिखाओ, दिखाया करो। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। देखते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से, बच्चों को पढ़ाकर। दोस्तों एक टर्म है नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट टर्म इज रिवर्स रेपो रेट। आइए दोस्तों ज्ञान देते हैं। रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हिंदी में कहते हैं विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर, विपरीत रेपो दर। और मेरे प्यारे साथियों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। इसे फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, हिंदी में भी ऐसे याद रखेंगे, राइट। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, है ना। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं। दोस्तों जरा थोड़ा सा और सुनेंगे बढ़िया से, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। देखो दोस्तों, रेपो रेट मैंने आप लोगों को बताया, रिवर्स रिवर्स विपरीत रेपो दर, ये आप लोगों को मुझे बता दो, बताइए। रेपो रेट मैंने आपको बताया, रिवर्स रेपो रेट आप मुझे बता दो। रिवर्स रेपो रेट आप लोग मुझे बता दो जल्दी से। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? विपरीत रेपो दर किसे कहेंगे? भाई रेपो दर मैंने समझाया, विपरीत रेपो दर आप लोग मुझे समझा दो। हाँ सर, फिर कब तक लोन? वो तो एक रात का ही है ये सब। अब हटाओ उसको, शिवम कुमार हो गया। अब आगे चलो, रिवर्स रेपो रेट जल्दी से बताइए, इतना टाइम नहीं है, कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता। पीके ने जवाब दिया, जब आरबीआई बैंक से लोन ले, बैंक जब आरबीआई को वापस करे जिस रेट पर, नो, बैंक आरबीआई को पैसा देती है, ठीक है, जब आरबीआई बैंक से लोन ले, केजीएस यूजर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया सा स्टेटमेंट है एक। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? विपरीत रेपो दर क्या होता है? दोस्तों विपरीत रेपो दर, पहले ध्यान समझना, अक्सर बच्चे सोचते हैं रेपो रेट पर बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, तो रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई बैंक से लोन लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है। आपको समझाना मतलब, सर आपको समझाना मतलब सागर में पानी भरने के बराबर है। आपके सामने हम क्या ही बता सकते हैं। प्रांजल शुक्ला, ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? बच्चे से क्या सोचते हैं कि रेपो रेट में आरबीआई ने बैंक को लोन दिया था, तो रिवर्स रेपो रेट में बैंक
आरबीआई को लोन देगी, ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भैया जरा ध्यान से देखो, आरबीआई बैंकों के पापा हैं, तो क्या पापा बच्चों से लोन लेंगे? क्या जब आप लोग पैसा कमाओगे तो पापा को लोन दोगे? हैं? इतनी तो शर्म कर लो यार, मजाक कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी आरबीआई बैंक से लोन नहीं लेती। लेकिन फिर क्या मामला है, आओ देखो। देखो दोस्तों, मान लो जब किसी बैंक, जब हमारे भारत में जो बैंक्स हैं, बैंक्स, इनके पास एक्सेस लिक्विडिटी हो जाए, समझना, इनके पास एक्सेस लिक्विडिटी हो जाए। एक्सेस लिक्विडिटी का मतलब है इनके पास अधिक तरलता हो जाए। अधिक तरलता का मतलब है कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाए। इनके पास खूब पैसा हो गया, बैंकों के पास मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। मान लो जब बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, जरा मेरे कॉन्सेप्ट को सुनना, कमेंट रोक के अपने। जब बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा और जब सभी बैंक के पास खूब पैसा 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 खूब पैसा है, तो बैंक क्या करेंगी उस पैसे का? दोस्तों बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगी। हो सकता है किसी को लोन दे दें। जब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो बैंक किसी को लोन देगी, या हो सकता है बैंक कंपनी के शेयर मार्केट में पैसा लगाए। लेकिन जरा मेरी बात ध्यान से समझिए, जब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और बैंक उस पैसे को उठाकर अगर शेयर मार्केट में लगाती है या किसी कंपनी को लोन देती है, तो क्या आप लोगों को वहां पर रिस्क नजर नहीं आता है? कि अगर मान लो बैंक ने बहुत सारा पैसा किसी को लोन दे दिया और वो विजय माल्या की तरह पैसा लेके भाग गया। अगर मान लो बैंक ने बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, तो हो सकता है कंपनी के स्टॉक्स, शेयर के प्राइसेस गिर जाएं और बैंक का पैसा डूब जाए। तो जब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो अगर बैंक अपना पैसा किसी को लोन दे या किसी कंपनी के स्टॉक्स में लगाएं या कहीं और इन्वेस्ट करें, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है। लेकिन ऐसे टाइम पर अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और बैंक कहीं इन्वेस्ट करती है, तो वहां पर रिस्क है। तो मुझे बताइए सबसे सेफ जगह, जब बैंक के पास बहुत एक्सेस में पैसा हो, तो सबसे सेफ जगह बैंक के पास कहां पर है? बैंक के पास कहां पर है? सबसे सेफ जगह बैंक के पास कहां पर है? जहां बैंक अपने एक्सेस लिक्विडिटी, अत्यधिक तरलता, जब बैंक के पास हो गई अधिक तरलता, तो बैंक अपना ये पैसा सेफली अब कहां रख सकता है? ज्योति सिंह ने सबसे पहला जवाब दिया, नेहा पांडे ने जवाब दिया आरबीआई। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है, बैंक उस पैसे को उठाती है और ले जाती है आरबीआई के पास, ले जाती है आरबीआई के पास। और दोस्तों फिर से यहां पे हम बनाते हैं, ये है अपना आरबीआई अगेन और ये है अपना बैंक। तो जब बैंक के पास, मैंने बताया आपको कि जब बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है, जब बैंक के पास अत्यधिक तरलता होती है, जब बैंक के पास मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जब बैंक के पास मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो बैंक अपना इस पैसे को उठाती है और इस पैसे को उठाकर कहां रख देती है? आरबीआई के पास रख देती है। ये मैंने यहां पर रुपये का सिंबल बना दिया। बैंक ने पैसा आरबीआई के पास रखा और इसके बदले आरबीआई बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रखती है एज अ कोलेटरल। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है एज अ कोलेटरल, मतलब गिरवी के रूप में। तो बैंक आरबीआई को अपना पैसा देगी, आरबीआई सिक्योरिटी रखेगी। जिस रेट पर आरबीआई पैसा लेगी बैंक से, दैट रेट, अब कोई ना कोई रेट भी तो लेगी, दैट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। लेकिन दोस्तों जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो किताबों में ऐसा ही कुछ लिखा है कि जिस रेट पर आरबीआई बैंकों से लोन ले, लेकिन एक्चुअली सच्चाई क्या है उसके पीछे की, वो मैंने आपको समझाने की और उस पर्दे को पर्दाफाश करने का एक प्रयास किया है। तो एक्चुअली आरबीआई बैंकों से लोन नहीं लेती, लेकिन लेती तो है, लेकिन लोन नहीं लेती। फिर क्या होता कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाए, तो बैंक अपना कुछ पैसा उठाकर आरबीआई के पास रख दें। और दोस्तों बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा हो जाए, तो ज्यादा पैसे की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई मुझसे ये मत पूछना कि गुरुजी कितना पैसा होगा तो उसे ज्यादा पैसा कहेंगे, तो ज्यादा पैसे की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो जब बैंकों को लगता है
कि ये मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है आफ्टर इन्वेस्टिंग हेयर एंड देयर, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो वो जाके आरबीआई के पास रख देती हैं, आरबीआई उनको सिक्योरिटी दे देती है, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। मतलब वह दर जिस पर आरबीआई सभी बैंकों के अतिरिक्त जमाओं को अपने पास रखती है, अर्थात वह दर जिस पर आरबीआई सभी बैंकों से सरकारी प्रतिभूति के बदले ऋण लेती है। बोलो क्लियर है? अब जरा अपना दिमाग लगाओ और मुझे जल्दी से बताओ कि जब बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बैंक आरबीआई के पास पहुंची, कॉन्सेप्ट सुनना, सवाल सुनना, जब बैंक के पास ज्यादा पैसा है, बैंक लेकर आरबीआई के पास पहुंची, कहा पापा पापा ये मेरा एक्स्ट्रा पैसा है, अपने पास रख लो, अपने पास रख लो। तो क्या आरबीआई बैंक को कम इंटरेस्ट रेट देगी या ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगी? जल्दी बताइए, जब जल्दी बताइए, क्या आरबीआई बैंक को कम इंटरेस्ट रेट देगी या ज्यादा देगी? रागनी ने सबसे पहले आंसर दिया लो। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि जो रेपो रेट है, ये रिवर्स रेपो रेट है, यह हमेशा यह हमेशा रेपो रेट से कम होता है। मतलब ये आप अपने रिस्क पर बता रहे हैं तो मैंने लिख दिया, वरना मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं आपको दोस्तों ऐसे नहीं पढ़ाता कि अब मैंने पढ़ा दिया, आपने कहा ओहो गुरुजी ने कहा तो ऐसा होता होगा और आपने भी अपनी कॉपी में लिख लिया ना। ऐसा क्यों होता है? जिस दिन वो पता चलने लगे उस दिन तुम्हें विषय से लगाव होने लगेगा। तो चूंकि दोस्तों बैंक के पास ज्यादा पैसा है, बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास ले जा रही है, कह रही भैया धल लो, नहीं तो कहूँ हमसे खर्च हो गो, या एते होते हमने इन्वेस्ट कर दो, तो फिर हम वापस कैसे दें हैं लोगन को। तो जो हमारे पास ज्यादा पैसा है धल लो अपने पास, जो कछु ब्याज ब्याज देने में दे दियो। तो आरबीआई कहेगा सुनो जी कम इंटरेस्ट देंगे, रखना है रखो, नहीं तो पैसा लेके निकल लो। तो बैंक कहेगी जी जी जो हुक्म है, जो करने कर लो भैया, पैसा रख लो तो हम आओ। तो जाके मारे हमेशा याद रखियो कि जो विपरीत रेपो दर है, चाहे फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, और यह हमेशा रेपो रेट से कम होता है, यह हमेशा रेपो रेट से कम होता है। और भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में यह 1996 से प्रारंभ होता है, 1996 से प्रारंभ होता है। जैसे हमारा रेपो रेट है वो 1992 से स्टार्ट हुआ था। कल अगर नहीं लिखा हो तो एक बार आप देख लेना, मुझे याद नहीं कि मैंने लिखवाया कि नहीं। वो रेपो रेट 1992 में स्टार्ट हुआ था और यह है 1996 है। एक साथ आप लोगों को लिखवाऊंगा। एक और टर्म है, सर एक बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी होती है, प्लीज सर एक बार समझा दीजिए। अंजलि शुक्ला पहले आप ये बताइए कि आप कल की क्लास में थी या नहीं। राइट नाउ, जैसे हु लोग बैंक में पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, राइट, तो रेपो रेट लिखवाए थे 1992 में, यह 1996 में होता है। अंजलि शुक्ला कह रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कंफ्यूजन हो रहा है। तो पहले आप ये बताइए कल की क्लास में थी या नहीं, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। दोस्तों हम नेक्स्ट टर्म की ओर, बेटा जी इंटरेस्ट मांग नहीं है, ठीक है ठीक है जी, सब कमेंट नहीं पढ़ सकते हम। तो दोस्तों जिस तरह से लोग बैंक से पैसा देता है तो वो हमें कम इंटरेस्ट देता है, ठीक है, हाँ वही वही वही, राइट कुशवाहा जी। चलिए, अंजलि शुक्ला कह रही है यस सर, कल की क्लास में थे नहीं, यस सर का क्या मतलब, बढ़िया समझ आ रहा है, शानदार। तो कल की क्लास देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ आ जाएगा। नाउ दोस्तों नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं, पहले फिर लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट टर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, शॉर्ट में कहते हैं एचडीएफ, स्थाई जमा सुविधा, स्थाई
नाउ तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड, हम बात करेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दैट इज कॉल्ड एसडीएफ, स्थायी जमा सुविधा। आइए दोस्तों देखते हैं ये स्थायी जमा सुविधा क्या होता है। स्थायी जमा सुविधा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा। जरा ध्यान से सेंटेंस, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि एसडीएफ क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है। एसडीएफ क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। एसडीएफ क्या है दोस्तों, एसडीएफ क्या है जरा ध्यान से समझना। जब हम एसडीएफ की बात करते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करते हैं, सबसे पहली बात कि भारतीय इकोनॉमी में एसडीएफ जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये अभी हाल ही में उर्जित पटेल समिति ने कहा था। उर्जित पटेल समिति, दोस्तों उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में ये एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जैसा शब्द इंट्रोड्यूस होता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस एसडीएफ की, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, इसे बजट 2018-19, बजट 2018-19 में इसकी घोषणा की गई। इट वॉज अनाउंस्ड, इट वॉज अनाउंस्ड, मतलब यह घोषणा जो हुई कि हम अपने देश में ये लाएंगे, लाइक अगर हम कहें कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लेकर आएंगे, तो इसकी जो घोषणा होती है तो वो होती है दोस्तों बजट 2018-19। तो बजट 2018-19 में इसकी घोषणा हुई कि हम एक एसडीएफ जैसा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एसडीएफ है ये भारतीय इकोनॉमी में स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, अगर हम बात करें तो इट स्टार्टेड इन द ईयर 2022। अभी बिल्कुल 2022 में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी मौद्रिक नीति में एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। ये हम लिखवाएंगे भी, सब सुनना है। दैट इज 2022 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे हमने कहा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। दोस्तों एसडीएफ जो है वो जरा ध्यान से समझेंगे ये क्या है। जैसे जो भी आरबीआई काम करती है, मैंने बताया वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत काम करती है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17 में इसको शामिल किया गया, खंड 17 में इसको शामिल किया गया। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17 में एसडीएफ को रखा गया, सेक्शन 17 में एसडीएफ को रखा गया, राइट नाउ। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, तो नाउ तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक कमेंट पढ़ने लगा था मैं, अंजलि शुक्ला ने इतना लंबा कमेंट किया है, सर हम पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहे हैं इसलिए कन्फ्यूज़न होता है, बट फिर भी हम आपकी क्लास 2 बार देखते हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आपसे पूछते हैं सर प्लीज़ डांटना माई। तो पता नहीं फिर माई के बाद हाथ जोड़कर, इसी के नीचे अभिनव मणि त्रिपाठी कह रहे हैं बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं सर आप, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसे महान शिक्षक का पूज्य सानिध्य मिला। हम सबको पहली बार अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, जितना आप पढ़ा दिए सर सारे प्रश्न पिछले सालों के हल होते हैं, राइट। तो ठीक है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग मानसिक प्रकार होता है ना। तो लेकिन अंजलि शुक्ला जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या ही बताऊं, बता दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट को जब लोन लेना होता है तब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जारी करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए तो ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म के लिए तो लाइक इसे गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम तो ट्रेजरी बिल, 1 साल से ज़्यादा तो गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड 2-3 दिन पहले की क्लास में पढ़ाया था, एनएससी केवीपी वगैरह वगैरह। ट्रेजरी बिल कल की क्लास में पढ़ाया। सरकार के बिहाफ पर आरबीआई जारी करती है, ई कुबेर नाम की वेबसाइट से जारी होता है, और तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताया था। तो अब पता नहीं अब आपको उसमें कन्फ्यूज़न क्या है, ऐसा नहीं। कन्फ्यूज़न क्या होती है पहले वो समझिए आप लोग अच्छी तरह, क्या कन्फ्यूज़न होती है वो समझो। आप लोगों को कैसे डाउट पूछना है, तो हम लोग 1 नंबर के ना गधे लोग हो, गधे, राइट। और जो मौड़िए हैं वे गधियाँ हैं। तो दोस्तों अब गधे गधियों की तरह काम करोगे तो मेरा स्टेटमेंट भी तो ऐसे ही आएगा। आप लोगों को डाउट क्या पूछना होता है वो देखो।
अब आप सीधे तुमने तीर लिया और खींचा और मार दिया खोपड़ी में। तुमने कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटी गुरुजी समझ में नहीं आया, फिर से बता दो। तो भैया ऐसे कौन खेल चल लो का है कि वंस मोर वंस मोर वंस मोर, और दोस्तों गुरुजी वंस मोर करने लगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर क्या चीज समझ नहीं आई, वो चीज बता दो सर, क्लियर कर दो। अब तुम कहो सर, अब कल की क्लास में कोई मान लो कहने लगे 2-3 दिन बाद कि सर मॉनेटरी पॉलिसी समझ नहीं आई, फिर से बता दो। दोस्तों ऐसा मन होगा कि तेरी मुंडी नीचे करें और दे 2-3 मुक्के, राइट। अगर डाउट पूछने का एक तरीका होता है, बी बिकम स्मार्ट, यही तो मैं बताने और पढ़ाने और समझाने और बनाने का प्रयास कर रहा हूं, राइट। वी वेरी स्मार्ट। आप ये पूछिए ना कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर सर ये वाला पॉइंट क्लिक नहीं कर पा रहा, सर ये चीज थोड़ी समझ नहीं आ पा रही, ये वाली चीज बता दो, राइट। और दोस्तों मैं गारंटी ये भी ले सकता हूं कि अगर जो बच्चे मेरी क्लास को सत्यनिष्ठा से 2 बार छोड़ो 1 बार देख लेंगे तो उसके दिमाग में छेद हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट का, राइट ना। अंजलि बहन जी, क्या समझ पाए आप? डीएस चुलचुला गया बीच में, कह रहा सर मैं पूछना चाहता हूं बट कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता है, राइट। तो ये बहुत बकलोल किस्म का आदमी है, राइट। तो दोस्तों अंजलि जी, क्या आप मेरी बात समझ गए? देखो डाउट पूछने का भी एक तरीका है, आप इस तरह से पूछो। अब आप कल को कहने लगो सर, लाइक 3-4 क्लास टॉपिक जब हो जाए तो आपको सर यार वो इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, फिर से बताइए। अरे भैया मैं तो खोपड़े में मेरा खोपड़ा चटकने लगेगा कि इन्फ्लेशन इतना बड़ा टॉपिक है, अब मैं क्या बताऊं भाई। उसके अंदर जो पूछना है वो पूछिए आप लोग, राइट ना। तो ठीक है, अंजलि जी कह रही हैं यस सर। चलिए, तो अंजलि जी उसके अंदर क्या समझ नहीं आया वो पूछिएगा आप। ऐसे नहीं कि तुम पूरा का पूरा तीर मार दो, कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की तरह समझो। चलो अब मुझे मुझसे बात मत करो, पहले मुझे सुनने दो, बोलने दो और मुझे सुनो। एसडीएफ उर्जित आर पटेल समिति ने इंट्रोड्यूस किया, बजट 2018-19 में इसकी घोषणा हुई, 2022 में ये प्रारंभ हो गया। और दोस्तों ये क्या है, आरबीआई अधिनियम 1934 जो आरबीआई काम करता है जिस एक्ट के तहत, उसके सेक्शन 17 में इसको रखा गया। जरा जरा ध्यान समझना ये है क्या। देखो दोस्तों, बस मैं एक लाइन बोलूंगा और फिर मुझसे आगे कुछ भी मत सोचना, सिर्फ एक लाइन प्लीज। अब अपने इतने सारे कमेंट्स रोकें आप लोग, सो दैट मैं कंसंट्रेट कर पाऊं आप लोगों को पढ़ाने में। दोस्तों देखिए, बस मैं एक लाइन बोलूंगा, ध्यान समझना। एसडीएफ जो है वो विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो दर की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर आरबीआई जैसे विपरीत रेपो दर में आरबीआई सिक्योरिटी देता था बैंक को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसडीएफ में आरबीआई बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देगा। दैट्स इट, बस। अब बार बार नहीं, समझ गए एक बार में ही आप, समझ गए। तो इसमें क्या है, जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाए तो आरबीआई चाहती है कि बैंकों का कुछ पैसा अपने पास सक कर लें, अपने पास स्क्वीज कर लें, अपने पास खींच ले। क्योंकि अगर बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो बैंक लोन ज्यादा देंगी बाजार में, और बैंक लोन ज्यादा देंगी तो लोगों की मनी सप्लाई बढ़ेगी और इससे इन्फ्लेशन होने के चांसेस होते हैं। तो सेम रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर की तरह आरबीआई ने एक एसडीएफ इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इस एसडीएफ में आरबीआई को अब बैंक के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी, राइट। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक अनकोलेटरल, ये एक अनकोलेटरल डिपॉजिट फैसिलिटी है, अनकोलेटरल डिपॉजिट फैसिलिटी है, राइट। अनकोलेटरल को हिंदी में बोलते हैं गैर संपार्श्विक, गैर संपार्श्विक, राइट। देख लेना मैंने सही लिखा है नहीं, संपार्श्विक। तो दोस्तों संपार्श्विक ऐसे होता है, संपार्श्विक, गैर संपार्श्विक, राइट। जमा सुविधा, मतलब याद रखना जमा सुविधा, इसमें भी सेम
आरबीआई बैंक से पैसा लेती है रिवर्स रेपो रेट की तरह, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पर बैंक को आरबीआई कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देती है। यहाँ पर बैंक को आरबीआई कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देती है। राइट ना दोस्तों, क्या इतनी बात सारे लोग समझ गए? राइट, क्या इतनी बात समझ गए सारे लोग? है ना, गैर संपार्श्विक प्रतिभूति, मतलब इसमें कोई भी कोलेटरल का मतलब होता है सरल भाषा में, संपार्श्विक कितना लंबा चौड़ा वर्ड क्या हिंदी का सुन रहे, संपार्श्विक कोलेटरल का मतलब गिरवी रखना। तो यहाँ पे आरबीआई कोई भी लाइक सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखेगी, कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखेगी। राइट ना, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो आरबीआई चाहती है कुछ पैसा बैंक का मैं ले लूं, जिससे बैंक ज्यादा लोन ना दे, और लोन देंगे तो फिर बैंक मनी सप्लाई क्रिएट करेंगे। है ना, दैट्स इट दोस्तों। और एक बात याद रखना कि आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट भी करी थी, आरबीआई ने एक घोषणा करी थी कि ये जो है एचडीएफ, ये हमेशा रेपो रेट से 0.25% कम होगा। तो ये हमेशा, अगर हम कहें हमेशा, राइट, जो रेपो रेट है, रेपो रेट से, रेपो रेट से लाइक 0.25% कम। राइट, हमेशा रेपो रेट से 0.25% कम होगा। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं क्या? सो दिस इज कॉल्ड द एचडीएफ। राइट, तो जल्दी से पहले आप लोग एचडीएफ को लिखो, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो जल्दी से नहीं, इससे पहले रिवर्स रेपो रेट लिखो। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट विपरीत रेपो दर। जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, हेडिंग डालिए। ये है हमारा नंबर 4, लिखिए, और एचडीएफ है हमारा नंबर 5। ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का नंबर 4 है, मात्रात्मक उपकरण। कॉपी में पीछे देखो, मात्रात्मक उपकरण। राइट, कोई बात नहीं अंजलि। नाउ दोस्तों, पहला पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। इसे फिक्स्ड विपरीत रेपो दर भी कहते हैं। इसे फिक्स्ड विपरीत रेपो दर भी कहते हैं। इसे फिक्स्ड विपरीत रेपो दर या फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट ऐसे ही लिख लो। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट हिंदी में भी लिख सकते हो आप अभी नोट्स बनाने के लिए, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए नंबर 2, इट इज द रेट एट विच, ओडीटीएल का मतलब है प्रिया कि जो भी बैंक में डिमांड और टाइम लायबिलिटी है, इसमें लिखा ओ अदर, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो जो डिमांड और टाइम लायबिलिटी है उसमें जो इंटरेस्ट भी तो वापस देना होगा। जैसे डिमांड लायबिलिटी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का पैसा देना है, एफडी आरडी का पैसा देना है, इनके साथ इंटरेस्ट भी देना होगा, तो उसे बोलेंगे ओडीटीएल। नाउ इट इज द रेट एट विच आरबीआई, आरबीआई बोरोज मनी, आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक, आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक by depositing, RBI borrows money from bank by depositing, RBI borrows money from bank by depositing government security, by depositing government security। यह वह दर है जिस पर, यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से ऋण लेती है, आरबीआई बैंकों से ऋण लेती है, एवं जिसके बदले, एवं जिसके बदले, एवं जिसके बदले आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूति देती है, जमा करती है, एवं जिसके बदले आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूति जमा करती है बाय डिपॉजिटिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज जनरली यूज्ड, इट इज जनरली यूज्ड
when banks have excess deposits, when banks have excess deposits, oblique liquidity. It is generally used when banks have excess deposit oblique liquidity. आमतौर पर इसका प्रयोग तब होता है, आमतौर पर इसका प्रयोग तब होता है जब बैंकों के पास अतिरिक्त तरलता होती है, जब बैंकों के पास अतिरिक्त तरलता होती है। When banks have excess deposits or liquidity, that is that is it is the tool that is it is the tool it is the tool with the bank that is it is the tool with the banks to park, PARK, that is it is the tool with the bank to park, PARK, to park their to park their excess reserves, to park their excess reserves with the RBI। अर्थात इस उपकरण की सहायता से, अर्थात इस उपकरण की सहायता से बैंकें, अर्थात इस उपकरण की सहायता से बैंकें अपने अतिरिक्त जमाओं को, बैंकें अपने अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास रख सकती हैं, आरबीआई के पास रख सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, यह 1996 में प्रारंभ हुआ। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, यह 1996 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, यह 1996 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट, यह हमेशा रेपो दर से कम होता है। इट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट, यह हमेशा रेपो रेट से कम होता है, यह हमेशा रेपो रेट से कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट लिख लीजिए, ये बना लीजिए ये वाला, आरबीआई बैंक्स, बैंक्स के नीचे यहां लिख लेना एक्सेस लिक्विडिटी, हिंदी माध्यम अधिक तरलता। देखो एक्सेस लिक्विडिटी ऊपर शब्द लिखा है, वहां लिखा ब्रैकेट में अधिक तरलता, इसलिए यहां नहीं लिखा मैंने अधिक तरलता। और यहाँ पे लिखो बैंक, इस तरह से रुपये का सिंबल, और आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। जल्दी बना लीजिए, डू इट फास्ट, जल्दी से करिए। अब शिवम जी पूछ रहे हैं बैंक के पास अधिक तरलता कैसे होती है। तो अधिक तरलता का मतलब है, मान लो कि कभी आरबीआई ने बहुत सस्ते में लोन देना शुरू कर दिया, सस्ते रेट पर, तो डेफिनेटली जब आरबीआई बहुत सस्ते रेट पर बैंकों को लोन देने लगेगी तो फिर बैंक क्या करेगी, ज़्यादा लोन ले लेगी। ज़्यादा ले लेगी तो बैंकों की लिक्विडिटी कम बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म लिखो दोस्तों, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जल्दी से।
नाउ स्थायी जमा सुविधा एचडीएफ, पहला पॉइंट लिख लीजिए। राइट, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह यह उर्जित आर पटेल समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था। यह बस, या फिर उर्जित आर पटेल समिति अकेला भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। उर्जित आर पटेल समिति। नाउ इट वाज रिकमेंडेड बाय उर्जित आर पटेल समिति या उर्जित पटेल समिति। इसकी सिफारिश उर्जित पटेल समिति ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज अनाउंस्ड इन बजट 2018-19। इसकी घोषणा बजट 2018-19 में हुई थी। इसकी घोषणा बजट 2018-19 में हुई थी। यस शिल्पा गुप्ता, पॉइंट बी नोटेड। ओके, इट वाज अनाउंस्ड इन बजट 2018-19। इसकी घोषणा बजट 2018-19 में हुई थी। नेक्स्ट, इसे 2022 में लागू किया गया, या इट स्टार्टेड इन 2022, या 2022 में प्रारंभ किया गया। इट स्टार्टेड इन 2022। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड by amending section 17 of RBI Act 1934. It was introduced by amending amending section 17 of RBI Act 1934। इसे आरबीआई के अधिनियम 1934 के इसे आरबीआई अधिनियम 1934 के खंड 17 को संशोधित करके, खंड 17 आरबीआई अधिनियम 1934 के खंड 17 को संशोधित करके शामिल किया गया। संशोधित करके शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस बैंक्स कीप, या बैंक्स डिपॉजिट, कीप की जगह लिखो डिपॉजिट। इन दिस बैंक्स डिपॉजिट देयर एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई। इन दिस बैंक्स डिपॉजिट देयर एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई। इसमें बैंक अपने अधिक तरलता को, या बैंक अपने अतिरिक्त जमाओं को, बैंक अपने अधिक तरलता या अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है। इन दिस बैंक्स डिपॉजिट देयर एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई, बट आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन इसके बदले आरबीआई बैंकों को कोई सरकारी प्रतिभूति नहीं देता है। इसके बदले आरबीआई बैंकों को कोई सरकारी प्रतिभूति नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज, या इट इज टाइप ऑफ नहीं, बस इट इज अनकोलेटरलाइज्ड, अनकोलेटरलाइज्ड, अनकोलेटरलाइज्ड भी कर सकते हैं। इट इज अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। नाउ यह एक गैर संपार्श्विक जमा सुविधा है।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। यह एक गैर संपार्श्विक जमा सुविधा है, यह एक गैर संपार्श्विक जमा सुविधा है। सर गैर संपार्श्विक का अर्थ है, अर्थ वर्थ नहीं, जब पढ़ाया करें तभी सुना करो चुपचाप, बार बार बीच में चिबिल चिबिल मत किया करो। राइट, अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी गैर संपार्श्विक जमा सुविधा है। जब पढ़ाया करें तब कान खोल के सुना करो, उस समय कमेंट बाजी है यहां वहां मत रहा करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आमतौर पर इसका प्रयोग, आमतौर पर आरबीआई इसका प्रयोग, आमतौर पर आरबीआई इसका प्रयोग बाजार में अधिक तरलता, बाजार में अधिक तरलता को कम करने के लिए करती है, अधिक तरलता को कम करने के लिए करती है। जनरली आरबीआई यूजेस इट, जनरली आरबीआई यूजेस इट फॉर एब्जॉर्बिंग excess liquidity from the market, for absorbing excess liquidity from the market या from the economy। नेक्स्ट, आरबीआई ने यह घोषणा की थी कि, आरबीआई ने यह घोषणा की थी कि एचडीएफ हमेशा रेपो दर से 0.25% कम होगा। आरबीआई हमेशा रेपो दर से 0.25% कम होगा। आरबीआई डिक्लेयर्ड दैट, आरबीआई डिक्लेयर्ड दैट it would be less than 0.25% from RBI. It would be less than 0.25% from RBI. Less than 0.25% from repo rate. Sorry, RBI declared that it would be less than 0.25% from repo rate. चलिए दोस्तों ध्यान समझिए आप लोग, एक शब्द आया था, याद करो एक दिन एक शब्द आया था बीपीएस, है ना, लिखा था उसमें स्मॉल सेविंग स्कीम 20 बीपीएस कम होंगी, कुछ याद आया? स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सुकन्या 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। सुकन्या समृद्धि योजना पहले 8 था 8%, फिर उसे 8.20% कर दिया, कुछ याद आया? बीपीएस। तो आइए दोस्तों आज बीपीएस की बात करते हैं। ये बीपीएस क्या होता है? देखो, बी मेरे साथ साथ लिख लो, मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा। बीपीएस का मतलब होता है बेसिस पॉइंट्स, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, इसका मतलब होता है बेसिस पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट्स, इसका मतलब होता है बीपीएस का मतलब है बेसिस पॉइंट्स। अब बेसिस पॉइंट्स की बात करें तो ये क्या है बेसिस पॉइंट? देखो 1 बीपीएस, 1 बीपीएस बराबर 1/100 परसेंटेज। 1 बीपीएस का मतलब होता है 1/100 परसेंटेज। राइट नाउ इसका मतलब क्या है जरा देखो, इसका मतलब होता है जैसे उस दिन हमने देखा कि 20 बीपीएस, 20 बीपीएस का मतलब क्या होगा? 20/100 परसेंटेज। राइट, तो 20 बीपीएस का मतलब हो गया बराबर ये 1/20/100 परसेंटेज। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आप इससे इसको हटा दो, ये हो गया 0.20 परसेंटेज। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड बीपीएस। तो बीपीएस का मतलब होता है 1/100%। बीपीएस का मतलब है 1/100%, इसको हम बोलते हैं बीपीएस। राइट, तो जब भी आप लोग देखेंगे कि बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब कम हो रहे, ज्यादा हो रहे, तो आरबीआई परसेंटेज ये नहीं बताएगी कितने परसेंट कम हो गया, आरबीआई हमेशा बोलेगी इतने बीपीएस कम हो गया। मान लो, एक तो ये समझ में आ गया। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब हम अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दें तो इसमें मान लो 50 बीपीएस बराबर क्या होगा? 50/100 परसेंटेज, हो गया 0.50%। मतलब कुछ है ही नहीं, जितना भी आप बीपीएस देखें
उससे पहले पॉइंट लगा दें और उतना परसेंट। तो दिस इज, नोट कर लो, इसे बोलते हैं बेसिस पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड बेसिस पॉइंट, राइट। अब दोस्तों जरा मुझे ध्यान से सुनिए एक बार आप, बढ़िया बात। देखो दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया मेरे साथ साथ, जल्दी से कमेंट करें, मैंने पहले ही कहा था साथ साथ नोट करना है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिस पॉइंट, है ना। तो जल्दी से, जिसने नहीं किया हो मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। कि बीपीएस का मतलब होता है बेसिस पॉइंट्स, 1 बीपीएस का मतलब 1/100 परसेंटेज, तो 20 बीपीएस का मतलब 20/100 परसेंटेज। दोस्तों ये हो गया 0.20 परसेंटेज, तो दिस इज कॉल्ड बीपीएस, राइट ना। दोस्तों जरा ध्यान से सुनने का एक प्रयास करना। मैंने आप लोगों को जब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बताए, देखो अगर हम यहाँ बात करें तो आरबीआई के, आपकी कॉपी में लिखे हैं, ये लिखना नहीं है आपको, क्वांटिटेटिव आपकी कॉपी में लिखे हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप दोबारा से लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा इसमें नया ज्ञान कुछ मिलने वाला है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मात्रात्मक उपकरण, मेरे साथ साथ लिख लें अगर लिखना चाहते हैं तो, मैं अलग से जगह नहीं दूंगा ना टाइम दूंगा। मात्रात्मक उपकरण, अगर हम ध्यान से मात्रात्मक उपकरणों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मात्रात्मक उपकरण दोस्तों कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखना। एक हमने पढ़ा बैंक रेट, हिंदी माध्यम भी अब बैंक रेट ही लिखे, ज्यादा है आप अपनी कॉपी से पूछ लो, बैंक दर लिखा है, मैं बार बार नहीं लिख रहा यहाँ। दूसरा शब्द है यहाँ रेपो रेट, रेपो दर। तीसरा शब्द हमने पढ़ा मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, दैट इज हमने पढ़ा एमएसएफ, राइट। चौथा टर्म हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, दिस इज व्हाट, रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर। देन पांचवा स्टेटमेंट हमने पढ़ा, टर्म पढ़ा हमने एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थाई जमा सुविधा। देखना कितनी बढ़िया बात बताऊंगा दोस्तों मैं आप लोगों को, स्थाई जमा सुविधा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। हमने पढ़ा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दिस इज एसडीएफ, राइट। नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ेंगे अब कैश रिजर्व रेशियो, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात पढ़ेंगे अभी हम लोग, नगद आरक्षित अनुपात, आपने कॉपी में हिंदी में लिख रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा। नेक्स्ट टर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी आज की क्लास में पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दिस इज कॉल्ड, वो समझेंगे, राइट। तो आरबीआई क्या कहता है वो समझेंगे, है ना। आरबीआई क्या कहता है जरा वो समझेंगे, जस्ट मुझे 1 सेकंड देना, जरा 1 सेकंड देना, बस 1 सेकंड। नाउ आरबीआई क्या कहता है जरा वो सुनना आप मेरी बात। तो आरबीआई क्या कहता है वो सुनिए, राइट। नाउ ये सारे के सारे हमारे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मात्रात्मक उपकरण है, राइट। नाउ अब देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, आरबीआई क्या कहता है वो देखिए। आरबीआई कहता है कि भैया देखो ऐसा है, ये जो आपको दिख रहे हैं, देखना ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, जो हमने पढ़े, इन्हें आरबीआई एक नाम देता है और इन्हें आरबीआई कहता है पॉलिसी रेट्स, इन्हें आरबीआई कहता है पॉलिसी रेट्स, इन्हें आरबीआई कहता है पॉलिसी रेट्स। आरबीआई ने इनका एक नाम दिया और आरबीआई इन्हें कहता है पॉलिसी रेट्स, हिंदी में कहता है नीति दरें, समझना, नीति दरें। तो अगर मैं या आप कभी अखबार में पढ़ें, न्यूज़पेपर में पढ़ें, तो अगर आप लोग देखें पॉलिसी रेट्स, राइट, पॉलिसी रेट्स,
तो अगर जब भी आप लोग पढ़ें पॉलिसी रेट्स, नीति दरें, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ। जो मैंने ये 5 शब्द आप लोगों को पढ़ाए, तो आप हमेशा इन्हें बोलेंगे पॉलिसी रेट्स। मतलब बार बार आरबीआई कभी ये नहीं बोलता बैंक रेट, रेपो रेट, ये वो फलाना ढिमाका। तो आरबीआई ने बार बार ध्यान से फुल कंसंट्रेशन करना, थोड़ी गहराई में घुस रहा हूं मैं, तो आरबीआई ने बोलता है पॉलिसी रेट्स। अब आप याद करो, मैंने आपको कल एक शब्द लिखवाया था कि रेपो रेट को कहते हैं बेंचमार्क पॉलिसी रेट। क्यों बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहते हैं? जब जब मैंने बोला कि ये मैं बताऊंगा, ये आएगा, इसका मतलब वो आएगा और वो मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आरबीआई के रेपो रेट में मैंने बताया था कि इसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहते हैं। क्यों? ध्यान सुनना। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान जरा देखो, ये हमारा रेपो रेट है। इस साइड देखो, रेपो रेट जो हमारा है वो है 6.50%, राइट। इससे ज्यादा बैंक रेट होता है और इससे ही ज्यादा एमएसएफ होता है, देखते हैं ना। और ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये 0.25% ज्यादा होते, 0.25% ज्यादा होते। इससे कम होता है रिवर्स रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट इससे इससे कम होता है। इससे कम ही होता है एसडीएफ, जो एसडीएफ मैंने आपको बता दिया कि कितने परसेंट है, इससे 0.25% कम होगा, 6.25%। रिवर्स रेपो रेट की अभी अलग ही कहानी चल रही है। आइए दोस्तों, आप जरा ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व कर लो। थोड़ी देर में मैं ऑब्जर्व करवाता, लेकिन आप जरा ऑब्जर्व कर लो। अगर आज आरबीआई की वेबसाइट खुलती है तो, जैसे कल मैंने देखा था आरबीआई की वेबसाइट नहीं खुल रही थी। अच्छा, तो बार बार ये कनेक्शन क्यों मांगता है ना? चलिए तो दोस्तों, अभी आप आरबीआई की वेबसाइट खुलती है तो जरा देखते हैं। देखो, आप आज तो मान लो मैं आपको पढ़ा देता हूं कि बैंक रेट ये हो गया, रेपो रेट ये हो गया, सीआरआर इतना है, एसएलआर इतना है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या बार बार मैं पढ़ाता रहूंगा या बार बार आप पढ़ते रहेंगे? नहीं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको ये देखना जीवन भर, जब तक का आप एग्जाम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा हर 3 महीने या 2 महीने में बदल जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप कहां से देखें, राइट नाउ। तो ओए मनु कुमार यादव, फालतू में पंगा मत ले। देख, मैं तेरी कुछ करूंगा तो नहीं, लेकिन मुझे बुरा बहुत लगता है। कह रहा है ये मनु कुमार यादव, या मनु कुमार यादव कह रहा है कि हिंदी में भी थोड़ा बता दिया करिए गुरुजी। दोस्तों, सारे लोग इसकी क्लास लो, और स्पेशली वो लोग क्लास लो जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं। जल्दी से मनु कुमार यादव को जो तुम्हें बोलना है वो बोलो, मैं भी देखता हूं इसको, राइट। हिंदी में भी थोड़ी बता दिया करो। अबे गधा, इसने देखा एक साथ इतनी सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हैं। अबे गधे, ये सारी चीजें मैंने पहले हिंदी में लिखवा रखी हैं कॉपी में। अब मैं अगर बार बार मैं अगर हिंदी में लिखूंगा बोर्ड पर, तो इसमें हिंदी इंग्लिश ही करता रहूंगा, राइट। इसकी जरा क्लास लो दोस्तों, और इसको समझाओ जरा अच्छी तरह। आप ही बेटा, तू क्लास में होता तो क्लास के बच्चों से ही तुझे पिटवाता, राइट, है ना। सब हिंदी में बताया है ना। प्लीज इसकी और क्लास लो, ऐसे नहीं मानेगा ये, है ना। लो इसकी क्लास लो, और अगर ये कुछ बोलता है तो मैं बताऊंगा इसको। अबे फालतू में क्या यार तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो अबे ये इसने देखा और इतना सारा इंग्लिश। अरे भैया मेरे, ये सब मैं हिंदी में लिखवा चुका कॉपी में, कैश, और लिखते लिखते बता भी रहा हूं, राइट। और बोलो इसको। किसी ने बोला खरगोश, पूजा श्रीवास्तव, बहुत सही, खरगोश। और बोलो इसको, ऐसा बोलो इसको कि अगली बार ये आई ना क्लास में। और बोलो। हाँ, एक ने कहा पहली फुर्सत से निकल ले यहां से। और बोलो, जो बोलना है बोलो। राइट, बहुत बढ़िया अनुज। और बोलो। बगला एक ने बोला, एक ने बकरा, राइट, एक ने कहा मगरमच्छ। और बोलो। और बोलो। कहां से आते हैं ऐसे लोग, ये समझ में नहीं आता। चिलचिलाती आत्मा है, वाह
नया शब्द मिला मुझे। तो और बोलो उसको। नागेंद्र चौहान कह रहे पहले लुगाई कर लो। सही बात है, कुछ हमारे दिमाग के ढक्कन लुगाई आने के बाद खुल जाते हैं। और बोलो इसको। एक ने कहा बिलरिया। बहुत बढ़िया, बिलरिया है ये, सही कह रहे हैं आप लोग। राइट। बकलोल कहीं का। चल पढ़ ले चुपचाप। चलो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, बस 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 है। अरे गुंजन प्रजापति, तुमसे भी, तुम्हें भी सुनवाए क्या? एक ने कहा घड़ियाल। बहुत बढ़िया, ओए घड़ियाल। चल यहाँ सुन ध्यान से, इतनी बढ़िया बात बता रहे, पंगा लेने का नहीं फालतू में। आप कुछ भी पूछो, जैसे भी पूछो, तमीज में पूछो, बदतमीजी में पूछो, लेकिन उंगली मत उठाओ और सिखाओ नहीं। आप सिखा रहे कि गुरुजी हिंदी में भी लिख दिया करो। अरे हिंदी में लिखा चुके, बता चुके। राइट। तो दोस्तों चलिए ध्यान सुनिए। बस 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 बस, अब संयमित भाषा का प्रयोग करिए। हैं ऊद बिलाओ, एक ने कहा, निशा ने। बहुत बढ़िया। कैसा लगा बेटा? फड़फड़ाती आत्मा, अनुज देव ड्रैगन कह रहे हैं। चलो जरा ध्यान समय, बस 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 बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, बस बस बस। रंपत हो क्या? तो दोस्तों बस 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 बस, अब बस हो गया भैया, हो गया। चलो ध्यान सुनो दोस्तों, देखिए, जब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो जो पांच शब्द हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, इन्हें नाम दिया पॉलिसी रेट्स, नीति दरें, आरबीआई ने। और मैंने क्यों इसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहा था, रेपो रेट को? बस बस बस, हो गया आज के लिए दोस्तों। अगर मैंने तड़पती आत्मा है, ओके दोस्तों, इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो हमारा रेपो रेट है इसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहते हैं। आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, बहुत ही डिसेंट और ध्यान से समझने का प्रयास करो, क्योंकि बहुत तगड़े लेवल की बातें चल रही हैं। क्योंकि जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, तब आरबीआई बार बार ये नहीं कहता है कि बैंक रेट इतना हो गया, एमएसएफ इतना हो गया, सुनना, आरआरआर रिवर्स रेपो रेट इतना हो गया, एसडीएफ इतना हो गया, एमएसएफ इतना हो गया, ये आरबीआई कभी नहीं बोलता। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सिर्फ रेपो रेट को चेंज करता है, और रेपो रेट के चेंज होने के साथ साथ बाकी सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे? ये देखो, मैंने बताया कि कोई दो ज्यादा हैं, दो कम हैं, तो ज्यादा और कम वो उसी रेशियो में होते रहेंगे। राइट ना दोस्तों, जरा और समझो, जो ये सीआरआर और एसएलआर, आपको ये दो चीजें दिख रही हैं, सीआरआर और एसएलआर, इन्हें भी आरबीआई ने एक शब्द के साथ डिनोट किया। ये जो सीआरआर और एसएलआर हैं, इन्हें आरबीआई कहता है क्या? तो इन्हें आरबीआई कहता है कि ये जो सीआरआर एसएलआर हैं, ये हमारे रिजर्व रेशियोज हैं। ये रिजर्व रेशियोज हैं, हिंदी में इसे कहते हैं आरक्षित अनुपात। देख पॉलिसी रेट, कौन था वो, नाम भूल गया मैं उसका। पॉलिसी रेट पहली बार आया, देखो मैंने हिंदी में लिखा है नीति दरें। पढ़ाना नहीं सिखाओ दोस्तों आप लोग। अगर तुम लोग बाप को बच्चे पालना सिखाने लगोगे, तो फिर बाप और बेटे में अंतर क्या होगा, ये बताइए भाई। बाप को बच्चा कैसे पाला जाता है, ये अगर बच्चा बाप को सिखाए, फिर तो बहुत गलत हो गया कांड। ये तो बिल्कुल कांड हो गया हमारे समाज में। इसलिए बेटा, तुम अभी बच्चे हो और हम तुम्हारे बाप हैं, किसमें? इकोनॉमिक्स में। राइट, ध्यान सुनो। अब तुम बाप को थोड़ा ना सिखाओगे, गुरुजी ये भी बोलो, गुरुजी वो भी बोलो। भाई बाप बाप होता है और आप होते हैं, तो आप और बाप में कुछ तो अंतर होना चाहिए। राइट, तो बस वो मैं एक कोशिश कर रहा था कि आपको ये सिखाऊं कि आप और बाप में बहुत अंतर होता है। तो आप ये मत सिखाओ मुझे, कल परसों से पैदा नहीं हुआ इस मार्केट में कि आपसे मैं ये सीखूं कि हिंदी में लिखूं, कब इंग्लिश में लिखूं। कम ऑन, राइट। मुझे लग रहा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इन दोनों को, सीआरआर और एसएलआर को आरबीआई बोलता है आरक्षित अनुपात। आरक्षित अनुपात। तो कई बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से आरक्षित अनुपात क्या है, तो सीआरआर और एसएलआर। इन्हें हम बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, इसे हम बोलते हैं दोस्तों लाइक दिस इज कॉल्ड द रिवर्स रिजर्व रेशियोज। राइट ना, दिस इज कॉल्ड रिजर्व रेशियोज। प्लीज सारे लोग बिल्कुल शांत रहें। तो अब देखो, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन ये अलग है, इसे कुछ नहीं बोलते। तो दोस्तों शुरू के 5 पॉलिसी रेट्स, नीचे के सीआरआर एसएलआर,
रिजर्व रेशियोज। क्लियर हो गई ये वाली बातें। अगर आपके पास यहाँ पे जगह ना हो जैसे मैंने बनाया तो आप यहाँ बना लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर आप ऐसे करेंगे एचडीएफ तक ऐसे, और यहाँ लिख लेंगे पॉलिसी रेट्स, सीआरआर एसएलआर को दो को ऐसे करके रिजर्व रेशियोज। ये आप इस तरह से बना सकते हैं अपनी कॉपी में, राइट। चलो अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो, आज तो मैंने पढ़ा दिया कि बैंक रेट इतना है, रेपो रेट इतना है, सीआरआर इतना है, एसएलआर इतना है। लेकिन कल मान लो क्या हो, कल मान लो क्या हो कि ये बढ़ जाए घट जाए, तो कहाँ देखना है? सिंपल सी बात है, आरबीआई की, गूगल पे लिखना है आरबीआई। ये देखो गूगल पे लिखना है ऐसे आरबीआई। ये देखो गूगल पे मैंने लिखा आरबीआई। जैसे आपने गूगल पे आरबीआई लिखा तो आरबीआई लिखते ही अब आपको क्या करना है, आरबीआई लिखते ही पहली वेबसाइट आपको यहाँ दिख रही होगी, आरबीआई लिखा है, इस पे आप क्लिक कर दो। आज भी आरबीआई की वेबसाइट नहीं चल रही, कल भी नहीं चल रही थी, आरबीआई भी हमें लग रहा छुट्टी पर है। कोई बात नहीं, 2-3 दिनों में तो हमारी वेबसाइट चलने ही लगेगी। आपने मोबाइल में देख लो चल रही होगी, तो कल नहीं चल रही थी और आज भी नहीं चल रही है, राइट, क्योंकि अभी सीबीडीसी लॉन्च होने वाला है, तो मुझे लग रहा है उस चक्कर में काम चल रहा होगा इस पे। तो सीबीडीसी क्या है पढ़ाएंगे मनी एंड बैंकिंग की क्लास में। मैं अपने मोबाइल में चेक करके देख लेता हूँ सीबीडीसी लाइक कर नहीं चल रही दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, बाकी मैंने आपको सिखाई दिया। तो ये जो पॉलिसी रेट्स हैं ये हो गए हमारे 5, रिजर्व रेशियोज ये हो गए, ये आपने बना लिया। अब जरा यहां पर मैं आपको एक बात और सिखाना चाहता हूं, एक बात और सिखाना चाहता हूं, तो आप नेक्स्ट शब्द और अपनी कॉपी में लिखिए। एक और बेहतरीन सा शब्द है इकोनॉमी का, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दिस इज कॉल्ड LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हिंदी में कहते हैं तरलता समायोजित, तरलता समायोजित सुविधा, तरलता समायोजित सुविधा, दिस इज कॉल्ड LAF। LAF क्या होता है मेरे साथ साथ लिखेंगे, बाद में नहीं लिखवा पाएंगे, लिखवाएंगे हम। LAF क्या होता है वो देखिए दोस्तों, LAF क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, प्लीज पे अटेंशन। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजित सुविधा या तरलता समायोजन सुविधा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन भी कह सकते हैं, समायोजित भी कह सकते हैं। ये क्या है LAF दोस्तों? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। आप मुझे बताइए, मैंने आपको इतने सारे शब्द बताए हैं, इतने सारे शब्दों में अगर आप ध्यान से देखें तो आरबीआई या बैंकों के पास, ध्यान सुनना मुझे, बैंकों के पास ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, जिनसे बैंक अपनी लिक्विडिटी, तरलता को एडजस्ट कर सकती है। समझना मुझे, सुनना मुझे, नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जब बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो तो बैंक उसे कम कर ले, और जब बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो तो बैंक उसे ज्यादा कर ले। इसे बोलेंगे लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की फैसिलिटी, दिस इज LAF। जब बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो तो उसे कम कर ले, जब लिक्विडिटी कम हो तो उसे ज्यादा कर ले। तो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की फैसिलिटी कहलाती है LAF। आप थोड़ा दिमाग लगाएं, ऐसा बैंकों के पास कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं, तो आप जरा दिमाग लगाइए। एक बैंक के पास हो गया, एक बैंक के पास, ऐसे बना लेंगे बस मेरे साथ साथ, एक बैंक के पास हो गया रेपो रेट, हिंदी में रेपो दर, अब मत कहना हिंदी में लिखो रेपो दर, मतलब जब बैंक के पास लिक्विडिटी कम है तो रेपो दर से बढ़ा ली। और दोस्तों एक हो गया रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जब बैंकों के विपरीत रेपो दर, हिंदी में लिखिए आप लोग विपरीत रेपो दर, जब बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा है तो थोड़ा सा पैसा आरबीआई के पास रखा है तो लिक्विडिटी कम हो गई। बोलो दोस्तों जय हो, ये पेपर में आता है। तो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की फैसिलिटी LAF। तो बैंक के पास दो ऐसे पॉलिसी रेट्स हैं
जिनके द्वारा बैंक अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट कर लेती है। तो याद रखना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को इकोनॉमी की भाषा में कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजित या समायोजन सुविधा। सो दिस इज कॉल्ड द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों हमने सारे के सारे पॉलिसी रेट्स पढ़ लिए हैं। हम चलते हैं रिजर्व रेशियोज के ऊपर। जब भी रिजर्व रेशियोज की बात होगी तो आपके दिमाग में आएगा सीआरआर और एसएलआर। जब भी बात होगी दोस्तों पॉलिसी रेट्स तो आपके दिमाग में आएगा बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट एंड एसडीएफ। जब भी बात होगी पॉलिसी रेट्स, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब। जब भी बात होगी रिजर्व रेशियोज, आरक्षित अनुपात, तो सीआरआर और एसएलआर। आइए दोस्तों बात करते हैं सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो की। जरा देखिए, हाँ एसडीएफ भी है, लेकिन एसडीएफ को एलएएफ की सुविधा में नहीं रखा गया। एसडीएफ भी है, ऐसे तो एमएसएफ भी है, लेकिन जब हम बात करेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो बैंक रेट और रेपो रेट, राइट। चलिए दोस्तों, अगर देखिए नेक्स्ट शब्द की ओर हम चल रहे हैं और बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित, शॉर्ट में कहते हैं CRR। हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। अपना पेन रख दो, कॉपी बंद कर दो, अभी सिर्फ मुझे सुनो। नगद आरक्षित अनुपात, इसको मैं अलग से लिखवाऊंगा, नगद आरक्षित अनुपात। आइए दोस्तों, CRR क्या होता है समझिए, सीखिए और सुनिए मुझे। कैश रिजर्व रेशियो किसे कहते हैं? तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है, ध्यान सुनना, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि जो भी बैंकों के पास टोटल पैसा डिपॉजिट होता है, समझना, देखो ऐसे इससे समझो, ये पब्लिक है, आप हम सभी लोग, ये जनता है। पब्लिक ने अपना पैसा क्या किया? पब्लिक ने अपना, यहां मैं पैसे से ऐसे बना रहा हूं, पब्लिक ने अपना पैसा बैंक्स में जमा कर दिया। मान लो पब्लिक ने अपना पैसा एक बैंक में जमा करा, किसी भी एक व्यक्ति ने एक बैंक में। अब आरबीआई बैंक से कहता है, आरबीआई बैंक से कहता है कि सुनो बैंक, आपके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आएगा, आप उस टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज, एक न्यूनतम प्रतिशत आप उठाकर आरबीआई को देंगे, और ये आपको, ये कहलाएगा सीआरआर। खत्म बात। देखो दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो मतलब जो भी बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट्स, मैंने बोला, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा करेक्ट करूंगा, इन जनरल भाषा में कहेंगे टोटल डिपॉजिट, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो भी बैंकों के पास, बैंकों का एनडीटीएल आया, एवरीवन, बैंकों का क्या आया? एनडीटीएल। दोस्तों यहां पे नहीं, यहां पे लिखते हैं न्यूनतम प्रतिशत किसका? एनडीटीएल का। तो एनडीटीएल का न्यूनतम प्रतिशत। अब ये मत पूछना कोई गुरुजी एनडीटीएल भी बता दो, कल बता चुके। तो जो भी बैंकों के पास एनडीटीएल, देखा जाए तो टोटल डिपॉजिट ही है जो बैंक को देना है, और उसका कुछ पैसा बैंक ने कहीं दूसरी बैंक में रख दिया। अब एनडीटीएल की चर्चा आज नहीं हो सकती। दोस्तों जो भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आए, बोले तो एनडीटीएल। जैसे एनडीटीएल नहीं समझ आया या नहीं समझ पाए या कल नहीं थे, वो सब समझे टोटल डिपॉजिट। मान लेते हैं आज बैंक में 100 रुपए आया। कितना रुपए? 100। हर बैंक को अपने 100 रुपए का एक छोटा सा हिस्सा, मिनिमम परसेंटेज उठा के रखना है आरबीआई के पास। ये दोस्तों वो कहते हैं CRR। बिल्कुल सिंपल सा शब्द है, कुछ है ही नहीं। CRR में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरा उसे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, जरा देखिए। CRR जो है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सबसे पहली बात ध्यान समझना, सबसे पहली बात, ये कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी का मतलब है अनिवार्य। इसका मतलब हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम प्रतिशत बैंक को आरबीआई के पास रखना ही होगा।
दिस इज मैंडेटरी, दिस इज कंपल्सरी। ठीक है। दूसरी बात आप यहां दिमाग में इंस्टॉल करिए कि जो सीआरआर है वो सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में होगा ओनली। सिर्फ आप जो भी पैसा आरबीआई के पास बैंक रखेगी वो सिर्फ नगद के फॉर्म में रखेगी, कैश के फॉर्म में। तीसरी बात जान लीजिए, ये आरबीआई के एक्ट 1934 1934 के सेक्शन 42 2 में आता है। मतलब आरबीआई का जो एक्ट है 1934 उसका सेक्शन 42 उसके अंदर ये आता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 42 2 के अंतर्गत ये आता है, 42 के अंतर्गत ये आता है। तो सेक्शन 42 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया। दिस इज कॉल्ड सीआरआर। ध्यान सुनेंगे जरा दोस्तों, बहुत बढ़िया बात। अब जो भी बैंक अपना टोटल पैसा उठा के आरबीआई के पास रखेंगी, जो भी बैंक टोटल पैसा उठाकर आरबीआई के पास रखेंगी, दोस्तों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई वह पैसा कभी वापस नहीं देता है, वह पैसा कभी वापस नहीं देता है। मतलब जो भी पैसा बैंक आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में रखेंगी वो बैंक को आरबीआई कभी वापस नहीं देगा। वापस गया भाड़ में दोस्तों, आरबीआई उस पर इंटरेस्ट भी नहीं देगी, ब्याज भी नहीं देगी। अब आपके मन में कुछ बातें चल रही होंगी, गुरुजी ऐसा क्या? दोस्तों पहले ये सुनो, वर्तमान में यह 4.5% है। इसका मतलब ध्यान से समझिए, वर्तमान में ये 4.5% है। इसका मतलब क्या? देखो दोस्तों, 4.5% है। आपके पास मान लो आज 100 रुपए आया, आज का एनडीटीएल 100 रुपए है। इसकी फंक्शनिंग कैसे होती वो भी समझिए दोस्तों। मैंने आपको एनडीटीएल बहुत अच्छे से शानदार तरीके से बताया था कि एनडीटीएल जो है वो 14वें दिन कैलकुलेट होता है, हर ऑल्टरनेट फ्राइडे को होता है, राइट। लेकिन आप ऐसे समझो ये सीआरआर होता क्या है, और गहराई में मैं आप लोगों को बताऊंगा सीआरआर कैसा है वो समझिए। जो सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो, जो नगद आरक्षित अनुपात है, राइट। तो कैश रिजर्व रेशियो में जरा ध्यान से बातों को सुनना, चुलचुलाओ नहीं, बातें कुछ बोलो नहीं आपस में, एक्स्ट्रा चीजें मत पूछो अभी, पहले मुझे पूरा सुन लो, बाद में तुम्हारे अंदर जितने सवाल आ रहे वो बिना बताए आपके निकल जाएंगे। चुपचाप सुनो प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, आप बीच बीच में मत बोलो अभी, पहले मुझे सुनो, पहले चुपचाप बोलो, बैठो जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं। अभी क्यों तुम लोग इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं? पहले मुझे सुनो, तुम्हारे अंदर जो सवाल आ रहे वो मैं खुद प्रकट कर रहा है यहां से, और उन्हें अपने आप ऑटोमेटिकली वो घुल जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। बीच बीच में यार इतने कमेंट्स आते मैं डिस्टर्ब होने लगता, गधे हो गया तुम लोग। प्लीज यार रिक्वेस्ट है, बड़े भाई की तरह तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं यार, तुम चुप रहो, तुम लोग सब लोग शांति सुनो कॉन्सेप्ट को। जितने सवाल उठ रहे वो मैं खुद उठा रहा हूं तुम्हारे दिमाग में, और उसे मैं बैठा दूंगा अपने तरीके से, राइट। अबे कुछ तो इज्जत कर लो यार, तमीज से बोल रहे बदतमीजी से बोल रहे, तुम्हें दोनों बातें समझ में नहीं आ रही। अब देखो सरिता आ गई, ये तो गलत बात है, आरबीआई ऐसा क्यों करती है? अरे ये भी समझा देंगे, मुझे पता है क्या क्या तुम सोचोगे इस समय, राइट। कल से मैं चैट डिसेबल्ड करके पढ़ाऊंगा, याद रखना फिर अगर मुझे ऐसा लगा। दोस्तों जरा ध्यान समझिएगा कि ये होता क्या है, इसकी फंक्शनिंग कैसे है। कि आज बैंक में जितना भी पैसा जमा हुआ, जितना भी पैसा बैंक में निकल गया, राइट, जितना भी पैसा जमा हुआ, जितना भी पैसा निकल गया, मतलब जो भी पैसा बैंक ने कहीं रखा, आज का एनडीटीएल, आज का एनडीटीएल, आज का एनडीटीएल, राइट। दोस्तों आज का एनडीटीएल जो आया उसका 4.5% बैंक को आज अपने पास रख लेना है, कल के एनडीटीएल का 4.5% वो रख लेना है, परसों के एनडीटीएल का 4.5% वो रख लेना है। इसी तरह से बैंक क्या करती है, हर रोज का सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर अपने पास रखती है। लेकिन 14वें दिन उठाकर जो रियल एनडीटीएल कैलकुलेट होता है, कल समझाया था 14 दिन का, तो 14वें दिन बैंक उठाकर आरबीआई के पास रख देती है, 14वें दिन बैंक उठाकर आरबीआई के पास रख देती है, और इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
मतलब डेली बेसिस पर बैंक अपने पास मेंटेन करती हैं और 14वें दिन आरबीआई के पास रखती हैं। एक बात और सुनो ध्यान से, आप लोगों को लग रहा है कि यार बैंक, ना तो बैंक को ये इंटरेस्ट मिल रहा है ना बैंक को ये पैसा वापस मिल रहा है, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपके पिताजी आप लोगों को जीवन भर पढ़ा रहे, इतनी मेहनत कर रहे और अपने कमाई का आंख बंद करके आप लोगों को दे रहे, जब आप लोग कल को नौकरी लग जाएगी, आप सक्षम हो जाएंगे, तो क्या आप अपनी इनकम से थोड़ा सा हिस्सा अपने पिताजी को देंगे कि नहीं? या पिताजी से ये कहेंगे कि पिताजी देते देते 8 महीने हो गए, एक काम करो इतने लाख जमा हो गया तुम्हारे पास, वापस कर दो। या अपने पिताजी से ये कहेंगे कि पिताजी मैं इतने % का ब्याज लूंगा आपसे, तब अपनी सैलरी का पैसा दूंगा? ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो चूंकि पिताजी ने आपको लालन पालन किया है, पोषण किया है, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इस काबिल बनाया, तो क्या आप पैसा मांगोगे? क्या आप ब्याज मांगोगे? तो सेम इसी तरह से मान लो मैं आरबीआई हूं, आप सब बैंक, मैं आरबीआई आपको कंट्रोल कर रहा हूं, आपको रेगुलेट कर रहा हूं, आपको विनियमित कर रहा हूं, आपको नियंत्रित कर रहा हूं, आपको हेल्प भी कर रहा हूं, सारी काम कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं सुनो जी 4.5% में तुमसे लूंगा। तो आप इसे मेरे स्टाइल में ये समझ लो, आरबीआई की फीस है, आरबीआई का चार्ज है, आरबीआई का कमीशन है, लेकिन ऐसा किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा स्टाइल है समझाने का। तो मान लो ये आरबीआई की एक फीस है जो हर बैंक को अपने एनडीटीएल का एक 4.5% उठाकर आरबीआई के पास रखना है। वर्तमान में ये 4 भी था, पहले कभी 2.5 भी था, तो इसे हम बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। पहले क्या था दोस्तों? तो पहले जरा ध्यान समझना, पहले कभी सीआरआर मिनिमम 3% हो सकता था और मैक्सिमम 15% हो सकता था। पहले कभी सीआरआर मिनिमम 3% हो सकता था और मैक्सिमम 15, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15%। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इस मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को 2006 में आरबीआई ने हटा दिया। तो दोस्तों 2006 से ये जो है वो मिनिमम, यह मिनिमम अगर चाहे तो आरबीआई इसे 0% कर सकती है, एंड मैक्सिमम ये अधिक से अधिक अब 100% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। तो पहले ये मिनिमम आरबीआई के एक्ट में लिखा था कि पहले ये मिनिमम 3% होगा, आरबीआई इसे 3 से कम नहीं कर सकती, और मैक्सिमम 15। लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 में इन 2006 में एक संशोधन हुआ और इस मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को खत्म कर दिया। तो अब ये मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100% हो सकता है। दैट्स ऑल। हो गया तुम्हारे मन में एक लौता सवाल निकाल के दे दो दोस्तों, आज ही पढ़ाने से रिजाइन कर दूंगा। एक लौता सवाल दे दो, अब तुम्हारे मन में कोई हो और मैंने बिना पूछे, बिना आपके कमेंट देखे, बिना आपके दिमाग से बात करे, बिना आपसे बात करे, एक भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब लटका हो। दोस्तों जितने कॉन्सेप्ट लटक रहे थे, जो बातें दिमाग में आ रही थी, ये मैं ही आपसे निकलवा रहा था दिमाग में, लेकिन आपको पेशेंस दिखाना होता है क्लास में। पेशेंस रखिए दोस्तों, पेशेंस रखिए, और आपके सारे डाउट्स क्रिएट भी मैं करूंगा और खत्म भी मैं ही करूंगा। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, जब हो जाए उसके बाद कोई चीज बारीकी से समझ में ना आए तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन यार जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उस समय तुम बीच बीच में पूछोगे। सोचो ऑफलाइन क्लास चल रही है, मान लो 500 700 1000 200 बच्चे बैठे हैं, और मैं पढ़ाऊं वो बीच में पूछे, फिर मैं पढ़ाऊं फिर पूछे, फिर मैं पढ़ाऊं फिर पूछे, तो दोस्तों फिर मैं पढ़ा कब पाऊंगा? तो एक डेकोरम होता है क्लास का, पढ़ने का एक तरीका होता है, पढ़ाने का एक तरीका होता है, राइट। क्वेश्चंस आपके जो दिमाग में आएंगे वो ओरिजिनेट भी मैं ही करूंगा और डिसॉल्व भी मैं ही करूंगा। ये स्टाइल है हमारा, किसी और को आता नहीं और हमारा जाता नहीं दोस्तों। दिस इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो, राइट, CRR। तो मुझे लग रहा CRR क्या होता है आप समझ गए। देखिए सबके कमेंट्स आ रहे हैं, ऑल क्लियर सर, नो डाउट, राइट। तो सर एनडीटीएल हर 14 दिन में बैंक अपना कैलकुलेट करता है, तो यहाँ 14 दिन निकाल देते हैं कैश में क्या? यस। तो दोस्तों देखिए बैंक 14 दिन तक मैंने बताया अपने पास रखती है और 14वें दिन उठाकर कहां रख देती है? आरबीआई के पास, राइट।
हाँ, शिवम कुमार कह रहे हैं सर जी कितने परसेंट देना ये आरबीआई तय करती है। अबे भैया मेरे, ये पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी जब आरबीआई तय करती है, देखो कैसे 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 बच्चे हैं दोस्तों, इन लोगों ने बॉर्नवीटा नहीं पिया। कह रहे ये सीआरआर कितने परसेंट होगा ये आरबीआई तय करेगी। अबे गधे, तुझे तो मैंने इससे अच्छा बता रखा है, एमपीसी तय करेगी, आरबीआई छोड़ो। राइट ना सर, आपसे ऑनलाइन क्लास में डर लगता, लेकिन बहुत मजा आती आपसे पढ़कर। अरे डरने की जरूरत नहीं है यार, तुम लोगों ने पता क्या, ऑनलाइन एडुकेशन को तुमने मजाक बना रखा है। तो चलो छोड़ो ये सब बातें, नहीं तो पहले सीआरआर लिख लो दोस्तों आप लोग जल्दी से। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, प्लीज। एवरी कमर्शियल बैंक, हेडिंग डालिए जल्दी से। और ये हमारा पांचवा छठवां शब्द है, नंबर 6 लिखेंगे आप यहाँ। नंबर 6, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, जल्दी से लिखिए। एवरी कमर्शियल बैंक हैव टू डिपॉजिट every commercial bank have to deposit a minimum percentage of minimum percentage of its total deposits ब्रैकेट में लिख लेना एनडीटीएल, मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स ब्रैकेट में एनडीटीएल, विद द आरबीआई, विद द आरबीआई, विद द आरबीआई। विद द आरबीआई। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का, अपनी कुल जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत, एक न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास, एक न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है, एक न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है, या जमा करना होता है। रखने की अच्छा वर्ड है, जमा करना लिखो, जमा करना होता है, रखना की जगह जमा लिखो, जमा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कम्स अंडर, इट कम्स अंडर, इट कम्स अंडर, इट कम्स अंडर आरबीआई एक्ट 1934, it comes under RBI Act 1934 सेक्शन 42, सेक्शन 42। यह आरबीआई के, यह आरबीआई के 42 टू रहने दो, आप सिर्फ 42 ही लिख लें, वो काफी है इतना। यह आरबीआई के, आरबीआई अधिनियम 1934 के, यह आरबीआई अधिनियम 1934 के, राइट, यह आरबीआई अधिनियम 1934 के खंड 42, खंड 42 में, खंड 42 में, खंड 42 में आता है। यह खंड 42 में परिभाषित किया गया है, खंड 42 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, यह सिर्फ नगद के रूप में होता है, सिर्फ बैंक को कैश रखना होता है। इट मस्ट बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, यह सिर्फ नगद के रूप में होता है। थैंक यू मोनिया, यह सिर्फ नगद के रूप में होता है। नेक्स्ट, आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर डिपॉजिट्स, आरबीआई सीआरआर की जमाओं पर कोई ब्याज नहीं देती है। आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर डिपॉजिट्स,
आरबीआई सीआरआर की जमाओं पर कोई ब्याज नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट, करंटली इट इज 4.5%। वर्तमान में यह 4.5% है। वर्तमान में यह 4.5% है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इट इज मैंडेटरी और कंपलसरी, यह अनिवार्य है। इसका मतलब सभी बैंकों को रखना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी या कंपलसरी, यह अनिवार्य होता है या यह जमा करना अनिवार्य होता है। अर्लियर 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 द सीआरआर कैन बी मिनिमम 3% and maximum 15%. Earlier, the CRR can be minimum 3% and maximum 15%. पहले यह न्यूनतम 3% होता था एवं अधिकतम 15%। न्यूनतम 3% होता था एवं अधिकतम 15%। पहले यह न्यूनतम 3% होता था एवं अधिकतम 15%। अर्लियर सीआरआर वॉज मिनिमम 3% एंड मैक्सिमम सीआरआर लिमिट्स या सीआरआर कैन बी 3% to 15%। बट फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स, लेकिन 2006 से यह मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100% हो सकता है। बट फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स इट कैन बी मिनिमम 0% एंड मैक्सिमम 100%। बट फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स इट कैन बी मिनिमम 0% एंड मैक्सिमम 100%। लेकिन 2006 से यह न्यूनतम 0% और अधिकतम 100% हो सकता है। और नेक्स्ट लिख लीजिए लाइन, करंटली इट इज 4.5%। वर्तमान में यह 4.5% है। वर्तमान में यह 4.5% है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो 7वां टर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहां से कल क्लास शुरू करेंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। दोस्तों वैधानिक तरलता अनुपात, तो वैधानिक तरलता अनुपात से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और कल इन डिटेल SLR को समझेंगे। और कल हमारा ये मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों कल की क्लास में ही हम लोग इन्फ्लेशन के चैप्टर को भी खत्म करेंगे। तो दोस्तों कल हमारा इन्फ्लेशन कोशिश करेंगे हमारा खत्म हो जाए, और परसों बोले तो वेडनेसडे, नहीं कल वेडनेसडे है, बोले तो थर्सडे से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। दोस्तों इस मॉनेटरी इन्फ्लेशन में हमने सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं पढ़ा, इस इन्फ्लेशन के चैप्टर में हम बहुत डिटेल में इकोनॉमी का कम से कम 20% हिस्सा कवर कर लेते हैं, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो बैंक के कुछ डिपॉजिट्स हो, एनडीटीएल जैसे शब्द हो। मतलब पहले चैप्टर में मैंने कुछ ऐसा फॉर्मेट अपना बनाया कि मैं इकोनॉमी से लगाव होना शुरू हो जाता है बच्चों को, और साथ में पहले चैप्टर में ही 20% आपकी इकोनॉमी सब खत्म हो जाती है। राइट, बड़े बड़े इकोनॉमी के विषय आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने लग रहे होते हैं। और अगर आप मेरे शुरू के 3 चैप्टर कर लेते हैं, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल मार्केट एंड मनी एंड बैंकिंग, तो यहाँ पर हम 40% इकोनॉमी को खत्म कर लेते हैं। सिर्फ 3 चैप्टर में 40% इकोनॉमी खत्म हो जाती है। फिर बाद में अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल इनकम को कर लो तो 60%, बाकी की 40% इकोनॉमी हम बाद में कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपना सिस्टम बनाया है और आप इस सिस्टम को फॉलो करते जाइए। डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को आनंद आ रहा हो, बट मेरी कुछ बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्लास के बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। डिस्टर्बेंस कैसा, लेट मी क्लियर माई कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए तो पूछो। अभी क्या है, समझो कि अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप क्या वो कमेंट्स को
मैं रीड कर सकता हूँ। अब मैं कमेंट रीड करूँ या मैं यहाँ से डिस्कशन करूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ कोई किताबें कॉपी रख ली हो और उन किताबों कॉपी में देख के पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों खोपड़े में ऐसे ही आता हूँ खाली हाथ, ऑफलाइन की क्लासेस में भी खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। दोस्तों अब क्या है कि अगर मान लो कोई कॉपी किताब रख के पढ़ाई हो तो उसका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा, चाहे आप बोलते जाओ मैं बोलता जाऊं। अभी क्या है कि दिमाग जितना ठंडा रहेगा उतनी चीजें अपने आप निकलेंगी दिमाग से, और अपने आप निकलेंगी उतना ही कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। इस चक्कर में क्या है, अगर आप मैं पढ़ा रहा आप लोग बोलते जा रहे, इस चक्कर में क्या है बीच बीच में ऐसे कमेंट्स आए जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट थे, जो हो सकता है मेरे दिमाग में वो सवाल ना भी आया हो और आपने पूछा और उससे बहुत सारे बच्चों का भला हो जाए और शायद मैं भी उससे कुछ सीख लूं। तो लेकिन वो कमेंट इतनी रफ्तार से निकल जाएगा कि दोस्तों मैं भी मिस कर जाऊंगा, फिर आपको वो चीजें 4-4 5-5 बार पूछनी पड़ती है। तो इसलिए क्लास को क्लास के डेकोरम की तरह मेंटेन करें, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो वो पूछें, है ना। जब बिल्कुल ही दिमाग में ना आ रही हो वो पूछें, उससे क्या होगा अच्छे सवाल पूछें, उससे क्या होगा। लेकिन सवाल जब पूछें जब सवाल पूछने का टाइम हो, जब टीचर पढ़ा रहा है उस समय नहीं। जब मैं लिखवा रहा हूं तब पूछ सकते हैं, या मैं कहूं बताइए समझ गए। अब मैं ऐसे बोलता हूं, मैं साहब बताओ जय हो, समझ में आया, तो उस समय आप कुछ लिखिए कि गुरुजी ये चीज बता दो एक बार फिर से, ये वाली चीज समझ में नहीं आई। तो क्लास को इस तरीके से माहौल बनाइए। आप लोग दोस्तों देखेंगे बहुत आनंद आएगा आपको जीवन जीने में। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट गेट व्हाट यू वांट टू डू, राइट। तो हमेशा ये बात याद रखिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स की सेवा करिए। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू।